अगर आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है, तो सबसे पहले आप डी का मान निकालो। अब डी का मान क्या होता है, बेसिकली वो होता है बेसिकली ये कॉलम और ये कॉलम इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर A1 A2 एंड B1 एंड B2 कर दो इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करें D1 के बारे में, ठीक है। अब D1 क्या होता है बेसिकली, देखो D1 का मतलब होता है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है ना उसको रिप्लेस कर दो C1 C2 से इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, C1 एंड C2 आएगा और बाकी सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा यहाँ पे। तो बाकी क्या है, B1 एंड B2 रहेगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे D2 का मतलब होता है जो सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम कौन, ये वाली कॉलम है, इसको आप रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रहेगा, तो आपकी जो सेकंड कॉलम जो है B1 B2 है उसको आप रिप्लेस कर दो C1 एंड C2 से, बाकी सब नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल क्या है, A1 A2 यहाँ पे आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। अब सॉल्व करके D1 D2 का मान निकालो इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो x का जो मान होता है ना वो होता है D1/D होता है, ठीक है। एंड y का जो मान होता है वो होता है D2/D होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें और आप ऐसे x y के मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ये भी इससे एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों में सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मान लो कि वो एक दूसरे को कट करती है, इसका मतलब होता है कि मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे। अगर मान लो दोनों आपस में पैरेलल है तो मुझे क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर मान लो दोनों एक ही लाइन है, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक ही है, तो मुझे इसके अनंत हल मिलेंगे इस प्रकार, ठीक है, मतलब अनंत हल मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बात करें यूनिक सोल्यूशन की बेसिकली, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि मतलब वो एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है, मतलब एक ही पॉइंट आएगा, ठीक है। अनंत हल की बात करें तो वो एक के ऊपर एक है इस प्रकार, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ। और नॉन सोल्यूशन की बात करें मतलब आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब केस क्या बनते हैं, देखो इसका बनता है यूनिक सोल्यूशन का केस बनता है बेसिकली A1/A2 का जो मान है ना वो बेसिकली B1/B2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। अनंत की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C/C2 होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। और इसकी बात करूँ यहाँ पे तो A1/A2 का मान जो है बेसिकली B1/B2 के बराबर होना चाहिए, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा बेसिकली, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया है इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ मेरे पास दो इक्वेशन है, ax + 2y = लैम्डा है, 3x - 2y = म्यू है यहाँ पे। अभी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख पा यूनिक सोल्यूशन की बात चल रही है यहाँ पे और यूनिक की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताइए यूनिक कब होगा बेसिकली, तो यूनिक तभी होगा ना बेसिकली जब आपका जो A1/A2 का जो मान है बेसिकली वो B1/B2 के बराबर नहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो A/3 इज़ नॉट इक्वल टू बेसिकली 2/-2 होना चाहिए। मतलब क्या, ए का जो मान है बेसिकली -3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू -3, ठीक है, ये आपको बोल रहे हैं यहाँ पे द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है। मतलब ए का जो मान लैम्डा और म्यू पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। लैम्डा और म्यू में कुछ भी हो ना, ए का मान अगर -3 नहीं है तो इसका मतलब यूनिक होगा, तो बी आपका बिल्कुल सही है इस प्रकार, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिकली अनंत हल की बात करते हैं, ठीक है। देखो अनंत हल कब होंगे आपके, जब आपके मान लो कि जो A1/A2 का जो मान है बेसिकली वो B1/B2 के और C1/C2 के बराबर हो जाए इस प्रकार, ठीक है। तो हो जाएगा बेसिकली A/3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2/-2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा/म्यू हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इनको मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा ए का जो मान मिलेगा बेसिकली -3 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो लैम्डा/म्यू का जो मान है -1 है, मतलब लैम्डा इज इक्वल -म्यू है, या फिर लैम्डा + म्यू का जो मान है 0 है इस प्रकार, ठीक है। तो चेक कर लो यहाँ पे, ये रहा इन्फिनिट, ये रहा और इन्फिनिट ये भी रहा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इफ़ लैम्डा + म्यू 0 है, ये सही बोल रहा है, देन द सिस्टम हैज़ इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन फॉर ए इज इक्वल -3, ठीक है। हाँ सही बात बोल रहा है, अगर एक का -3 है और लैम्डा + म्यू 0 है तो इसके अनंत हल होंगे यहाँ पे, ये सही बोल रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सी सही हो गया। और बात करें इसकी बात करें यहाँ पे, इफ़ ए इज -3, ये सही है यहाँ पे, देन द सिस्टम हैज़ इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, लैम्डा और म्यू का कोई भी मान से पॉसिबल नहीं है। अगर लैम्डा + म्यू का मान 0 होगा ना तभी पॉसिबल है, अगर लैम्डा का मान 3 है और म्यू का -3 है तभी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि लैम्डा का मान आप 2 ले लो और म्यू का मान आप ले लो 5, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ए गलत हो गया। और डी की बात करूँ यहाँ पे, डी बोले सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। नो सोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जो A1/A2 का जो मान है बेसिकली वो B1/B2 के बराबर होना चाहिए, बट वो C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका होता है नो सोल्यूशन होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो A/3 का जो मान है ना वो बेसिकली 2/-2 के बराबर होना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू लैम्डा/म्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं ए का जो मान है बेसिकली -3 होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली लैम्डा/म्यू का जो मान है बेसिकली वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू -1, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि लैम्डा + म्यू का जो मान है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। बोल रहा है कि लैम्डा + म्यू का मान 0 नहीं है, देन सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, मतलब ए इज़ इक्वल टू -3 के लिए सेम कंडीशन यहाँ पे लागू हो रही है, मतलब डी भी सही है। तो इसके जो आंसर है बेसिकली वो B, C, D है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अगर 10वीं क्लास का बच्चा वो भी कर लेगा इसको।
अगर मान लो मेरे पास 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक्स में हो, वाई में, जेड में हो, तो मुझे एक्स वाई जेड के मान निकालने पड़ेंगे। तो मैं कैसे निकालूँ इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे बेसिकली, तो सेम वही फॉर्मूला, ठीक है, d1/d लगा दो यहाँ पे। वाई का जो मान आएगा बेसिक वो आएगा d2/d आएगा, और जेड का मान कितना आएगा बेसिक d3/d आएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी d1 d1 2 ये कैसे निकालेंगे यहाँ पे, देखो d का मान तो क्या होता है, आप सारे a b कॉलम ले लो फटाफट, ठीक है, मतलब a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 एंड c1 c2 एंड सी इसका आप सॉल्व करो, डी का मान आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब बात करें D1 की, D1 का मतलब इससे ये होता है कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, ठीक है। मतलब कांस्टेंट कौन कौन है आपके, D1 D2 एंड D3 है, इनको रिप्लेस कर दिया। अब बाकी सब सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब सेकंड कॉलम में क्या आएगा, B1 B2 एंड B3 आएगा यहाँ पे, और थर्ड कॉलम में क्या आएगा भाई, C1 एंड C2 एंड C3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात करूँ यहाँ पे मैं, अगर D2 की बात करूँ, मतलब आपका जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दो कांस्टेंट से, मतलब यहाँ बीच में क्या आएगा, D1 D2 एंड D3 आएगा। बात करें D3 की, तो D3 में होगा आपको थर्ड कॉलम जो होगा ना उसको रिप्लेस कर दो आप इससे, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, D1 एंड D2 एंड D3 आएगा यहाँ पे। नॉर्मल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है तो A1 A2 एंड A3, और यहाँ पे आपके C1 C2 एंड C3 है इस प्रकार, ठीक है। और D3 की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट कॉलम तो कौन सा है मेरा, A1 A2 एंड A3 है यहाँ पे, और यहाँ पे B1/B2 एंड B3 इस प्रकार, ठीक है। तो इन सब आपको सॉल्व करना है, तो इससे आपको जो मान मिलेंगे उसका यहाँ पुट कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेरे पास 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन, ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर ये एक्स वाई जेड है बेसिकली, तो बेसिकली ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपस में एक प्लेन है, ये भी आपस में एक प्लेन है, और ये भी आपस में एक प्लेन है इस प्रकार, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन की, तो इसका मतलब बेसिकली होता है आपको जो तीनों प्लेन है वो किसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा होगा, जैसे मान लो आपका एक फर्स्ट प्लेन है बेसिकली, और ये आपका एक सेकंड प्लेन है, और ये कोई आपका थर्ड प्लेन, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, आप देखेंगे बेसिकली इसी एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं, एक कॉर्नर में कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या यूनिक सोल्यूशन इस प्रकार, ठीक है। मैं बात करूँ नो सोल्यूशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके तीनों प्लेन जो है वो आपस में क्या पैरेलल है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो उनमें एक भी कटान बिंदु नहीं है, तो मतलब कोई भी मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अनंत हल के दो केस बनते हैं, ठीक है। या तो आपके तीनों प्लेन क्या हो, सेम ही हो, एक के ऊपर एक हो, तो क्या हो गया बेसिकली आपको अनंत हल मिल जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। बट मैं बात करूँ, अगर मान लो एक ऐसा केस हो जहाँ पे मान लो कि एक आपका फर्स्ट प्लेन हो बेसिकली, और वो एक सेकंड प्लेन को मान लो कट कर रहा हो यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कुछ ऐसा कट कर रहा है, और बीच में एक लाइन बन रही है इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि इस लाइन से आपका थर्ड प्लेन पास हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो एक थर्ड प्लेन जो है बेसिकली वो यहाँ से पास हो रहा है, ओके, तो अब वो यहाँ से पास हो गया, तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं बीच में एक लाइन मिल रही है, ठीक है। तो उस लाइन के ऊपर अनंत पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अनंत हल होते हैं इस प्रकार, ठीक है। और अगर आपको केस बनाना है, तो यूनिक का मतलब इसी होता है कि जो A1/A2 का जो मान है बेसिकली वो नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा, और इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं। अनंत की बात करें तो आपका जो A1/A2 का जो मान है बेसिकली वो B1/B2 बराबर होना चाहिए, इज़ इक्वल C1/C2 बराबर होना चाहिए यहाँ पे, और इज़ इक्वल टू D/D2 के बराबर होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। बात करें नो सोल्यूशन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 और इज़ इक्वल टू C1/C2 बट नॉट इक्वल टू D1/D2 होता है इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में, तो इसका भी याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है ना कि अगर मैं किसी भी सिस्टम और इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, तो मेरे हल जो होते हैं अलग अलग प्रकार के हल मिलते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं कुछ इस प्रकार के हल होते हैं, जैसे मान लो सोल्यूशन इस प्रकार के भी होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, इसका बेसिक मतलब होता है कि आपके जो हल होंगे ना वो कुछ ना कुछ हल होंगे। कहने का मतलब है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि आपको सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या, या तो आपके जो हल यूनिक हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके अनंत हल भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि नो सॉल्यूशन, ये पॉसिबल नहीं है भैया, ठीक है। वहाँ पे मतलब आप कुछ ना कुछ हल मिलेंगे, ठीक है। आपको कुछ 0,0 मिल सकता है, आपको 1,2,3 मिलेगा, आपको अनंत हल मिल सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। बट आपको कभी भी नो सॉल्यूशन कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एक होता है इनकन्सिस्टेंट, यानी इसका उल्टा मतलब नो सॉल्यूशन, इसका क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब इसके अंदर वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। अब एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये बेसिक आपका स्पेशल केस है बेसिकली, ये होता है आपका 0,0,0 मतलब, ठीक है। अगर आपका एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, सबका मान 0 आ गया ना, तो बेसिकली आपको जो हल मिलेगा उसको हम बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है इस प्रकार, ठीक है। और एक होता है नॉन ट्रिवियल, इसका मतलब होता है कि 0,0 के अलावा दुनिया भर के जितने भी सॉल्यूशन है वो सब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। जैसे मान लो 0,01 ये क्या नॉन ट्रिवियल ले रहे हैं, ठीक है। 1,2 ये भी क्या नॉन ट्रिवियल ले रहे हैं। मतलब इसको छोड़ के जो कुछ भी है ना यार, 0,10 हो गया, 1,0,0 हो गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब अनंत हल भी हो सकते हैं बेसिकली यहाँ पे, तो इसका हम नॉन ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होगा कि आपको हल मिलेंगे, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है आपको कोई हल नहीं मिलेगा। ट्रिवियल का मतलब है आपको हल मिलेंगे बट आपको एक हल मिलेगा, वो होगा 0,0,0। और एक है नॉन ट्रिवियल, मतलब आपको बहुत सारे हल मिलेंगे सिवाय 0,0,0 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब अगर मैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ना, मेरे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। एक तो बनता है डी इज़ नॉट इक्वल जीरो का बनता है, एक बनता है डी इज इक्वल जीरो बनता है, ठीक है। देखो यार, आपके एक्स के मान होता है d1/d होता है बेसिकली, वाई का जो मतलब वो होता है d2/d होता है, और जेड का मान कितना होता है बेसिक वो होता है d3/d होता है, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो सबसे मान लो मैंने डी के मान निकाले, ठीक है, और डी का मान नॉट इक्वल जीरो आ गया, तो आप सीधा बोल दो यहाँ पे क्या होगा, यूनिक का सोल्यूशन बनेगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान कितना होगा यहाँ पे, जैसे डी का मान नॉट इक्वल जीरो है, मतलब क्या, मतलब कुछ 4 5 या मान लेते 5 होगा इस प्रकार, ठीक है। अब d1 का मान लो कि जीरो हो गया, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा बेसिकली जीरो आएगा। अगर मैं कहूँगी d1 का जो मान है मान लो कि 5 आ गया, ठीक है, तो 5/5 मतलब x का मान कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि यार मतलब कुछ ना कुछ आंसर मिल ही रहे हैं, ठीक है। अगर d का जो मान है अगर जीरो नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेंगे, यानी x का मान जीरो मिल सकता है, ये हो सकता है कि y का मान आपको 1 मिल जाए, z का मान 1 मिल जाए, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर d इज नॉट इक्वल जीरो है, आप सीधा बोल सकते हो कि आपको क्या मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मेरे d का मान जीरो आ गया ना, तो मेरे दो हल बनते हैं, एक तो बनते हैं आपके अनंत हल बनते हैं यहाँ पे, एक बनता है आपका नो सोल्यूशन बनता है, ठीक है। अब वो कैसे कैसे बनते हैं वो बताता हूँ आपको। अगर d का मान जीरो आ गया ना, तो आप d1 को चेक करो, d2 को चेक करो एंड d3 को चेक करो, ठीक है। सबके मान जीरो आ गए तो क्या बोलेंगे भाई, अनंत हल बोलेंगे। पे आपने d का मान जीरो निकाल लिया, बट आप देखा कि d1 d2 एंड d3, ठीक है, इनमें से कोई एक ऐसा है, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा है बेसिकली नॉट इक्वल जीरो है, तो क्या होगा, नॉट होगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने d1 का मान निकाला जीरो आ गया, d2 का मान निकाला वो भी जीरो आ गया, और d3 का मान निकाला और वो हो गया 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, नो सोल्यूशन प्रेजेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो देखो इसका मतलब बेसिक होता है, जैसे मान लो जेड को पकड़ो यहाँ पे, ठीक है, जेड का मान कितना है बेसिक यहाँ पे d3/d है, इस प्रकार, ठीक है। तो d3 मतलब क्या, d3 मतलब कितना है 2 है, और d का मान कितना 0 है, तो 2/0 कितना का मतलब होता है बेसिकली नॉट डिफाइंड, इस प्रकार। मतलब क्या, मतलब डिफाइंड ही नहीं है, अगर डिफाइंड ही नहीं है तो यहाँ से कहेंगे नो सोल्यूशन बनेंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा भी सोच सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं z इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ बेसिकली 2/0 है बेसिकली, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 गुणा z इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या कि मैं 0 में किसी संख्या को गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैं 1 का गुणा किया और 2 आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। 0 गुणा 1 0 होगा यार, 2 कैसे हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझ आ गया यहाँ पे। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लो d1/d है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ x का मान कितना है, वैसे d1/d है, d1 का मान कितना 0 है, और d का मान कितना 0 है, इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि 0 गुणा x इज इक्वल 0 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या, मैं 0 को किसी से भी गुणा करूँ 0 आना चाहिए, मतलब x का मान मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, 1000 लूँ, कितना भी लूँ, क्या आएगा, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो ऐसे हम बोलते हैं अनंत हल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ना, मेरे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। एक बनता है डी का मान बनता है डी का मान इज नॉट इक्वल जीरो आता है, एक बनता है डी का मान जीरो आता है, ठीक है। अगर डी का मान नॉट इक्वल जीरो है, इसका मतलब मुझे मिलेंगे यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात। अगर डी का मान जीरो, मेरे पास दो केस बनते हैं, ठीक है। एक क्या बनता है कि एनी वन जो है, अगर मैं किसी भी एनी वन को नॉट इक्वल जीरो प्रूफ कर दूँ, तो इसका मतलब था नो सोल्यूशन मिलता है, इस प्रकार, ठीक है। और अगर मेरे d1 d2 d3 सबके मान क्या है, जीरो है, इस प्रकार, ठीक है, सबके मान जीरो है, तो मुझे क्या मिलते हैं, अनंत हल मिलते हैं, इस प्रकार, ठीक है। बट ये बात कितनी सच है, ये बात 99% सच है, इस प्रकार, ठीक है। अच्छा 1% बात ये सच क्यों नहीं है भैया, क्योंकि 1% में आता है बेसिक आपका एक्सेप्शन आता है, ठीक है। वो कैसे आता है वो उसको समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन है यहाँ पे, ये बेसिक इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेसिकली डी का मान कितना बने, डी का मान आप देख पाएंगे यहाँ पे 2 है 2 है 2 है 1 1 1 और ये 5 5 5 है, इस प्रकार, ठीक है। 2 को बाहर निकालूंगा तो ये कॉलम सेम हो जाएंगे, तो इसका मान जीरो आएगा, इस प्रकार, ठीक है। और सेम ऐसे d1 का मान भी जीरो आएगा, और d2 का मान भी जीरो आएगा, और d3 का मान भी जीरो आएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे d का मान जीरो है और d1 d2 d3 इन सब के मान भी क्या है, जीरो है, तो आप सीधा बोल दोगे अनंत हल बोल दो, ठीक है। बट ऐसा आपको नहीं बोलना है, ये जो प्लेन है वो आपस में पैरेलल है। मतलब क्या, मतलब आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 का जो मान है वो b1/b2 के बराबर है, एंड c1/c2 बराबर है, एंड नॉट इक्वल d1/d2 के बराबर, इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये आपस में क्या पैरेलल है, पैरेलल है, मतलब कैसे, मतलब कुछ ऐसे बनेंगे, इस प्रकार, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, नो सोल्यूशन मिलता है, इस प्रकार, ठीक है। जो हमारा मेन काम है वैसे वो है कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर, ठीक है। हम बेसिक डिटरमिनेंट को सॉल्व यहाँ पर नहीं करने वाले, ठीक है। मान लो मेरे पास 3 इक्वेशन यहाँ पे, तो डी का मान कितना होगा बेसिकली, वो आएगा बेसिक 2 आएगा 1 2 आएगा 1 1 माइनस का 1 आएगा, एंड 3 4 माइनस 5 आएगा, इस प्रकार, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके डी का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, डी का जो मान बेसिक 12 आने वाला है, ठीक है। फिर d1 की बात करूँ, d1 का मान कितना, d1 का मान होता है बेसिक आप फर्स्ट कॉलम है ना उसको चेंज कर दो कॉन्स्टेंट, ठीक है। मतलब 7 0 17 और बाकी सब क्या सेम ही है, मतलब 1 1 4 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 है माइनस का 2 है, और बेसिक 2 है माइनस का 1 है यहाँ पे, और फिर यहाँ माइनस का 5 है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो d1 का मान ही 12 आने वाला, ठीक है। और फिर बात करें d2 की बात करूँ, d2 मान कितना आएगा बेसिकली, सेकंड रो को चेंज करना किससे, 7 0 17 से, बाकी सब सेम यहाँ पे 2 1 3 कर लो, यहाँ पे बेसिक 2 माइनस का 1 5 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो d2 का मान ही 12 आने वाला है आपके पास। और d3 की बात करूँ यहाँ पे, तो d3 का मान कितना आएगा बेसिकली, तो आप देखो यहाँ पे 2 है 1 है 3 है, और बेसिकली 2 1 3 1 1 4 1 1
4 और यहाँ पे इसको चेंज करना है 7 0 17 से इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान आप चेक करोगे D3 में 24 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो x का मान कितना होता है बेसिकली, वो होता है D1 बटा D होता है बेसिकली। तो D1 का मान कितना है बेसिकली, तो D1 का मान है 12 बट डी का मान कितना बेसिकली, डी का जो मान है 12 है इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स का मान कितना गया बेसिकली 1 आ गया इस प्रकार, ठीक है। बात करें वाई की, D2/D, D2 कितना है बेसिकली, D2 का मान कितना है 12 बट डी का मान कितना है बेसिकली 12, मतलब कितना गया 1 आ गया। तो वाई का मान भी कितना गया बेसिकली, यहाँ पे वाई का मान भी बेसिकली कितना गया 1 आ गया इस प्रकार, ठीक है। बात करें जेड की, D3/D, D3 का मान 24 बट डी का मान कितना है, डी का मान 12 है। तो बस जेड का मान कितना गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। ऐसा आपको सॉल्व करना है, तो इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने भी जो कांस्टेंट टर्म जो वो सब जीरो होते हैं इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके जो आपके यहाँ पे D1 था, D2 था, D3 था, इन सब के मान क्या जीरो होंगे इस प्रकार, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये कि जब आप D1 निकालोगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, आप इसको रिप्लेस करोगे, इससे करोगे, मतलब 0 0 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा B1 B2 एंड B3 आएगा, एंड फिर यहाँ पे C1 C2 एंड C3 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान जीरो आएगा, मतलब कहने का मतलब ये कि आपका जो D1 का मान जीरो आएगा, D2 का मान कितना आएगा, जीरो आएगा, और D3 का मान भी कितना आएगा यहाँ पे जीरो आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि इन सब के मान तो ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं डी की बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं डी को सॉल्व किया, ठीक है, और अगर सपोज मान लो डी का मान आ गया नॉट इक्वल जीरो आ गया, या फिर डी का मान जीरो आ गया, ठीक है। अगर डी का मान जीरो है और इनके मान तो ऑलरेडी क्या यहाँ पे जीरो, ये भी सी यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है अनंत हल होते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो डी इज़ नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक्स का मान कितना होता है बेसिकली, वो होता है D1/D होता है बेसिकली। तो डी में मान कितना है यहाँ पे जीरो बट डी कितना नॉट इक्वल जीरो कितना होता है, जैसे मान लो 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, जीरो आएगा। बात करूँ वाई की, वाई में क्या आएगा, D2/D होगा, D2 मान कितना यहाँ पे जीरो, डी का मान कितना यहाँ पे 5 है, कितना आएगा यहाँ पे जीरो आएगा इस प्रकार, ठीक है। और सेम इसी तरह जेड का मान भी कितना आएगा यहाँ पे जीरो आएगा। मतलब आपको एक ही हल मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है आपको 0,0,0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पे आपको हल तो मिल रहा है, हल कौन सा मिल रहा है 0,0, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब क्लास 9 के अंदर बेसिकली आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, A³ + B³ + C³ - 3ABC इज इक्वल टू A + B + C, A² B² C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का C, ये आपको याद होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। आपसे ये कहा कि A³ + B³ + C³ का जो मान है वो 3 ABC के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मान कितना 3 ABC माइनस 3 ABC मतलब जीरो, मतलब ये कितना बन रहा है, जीरो बन रहा है। अगर ये जीरो है तो ये भी कितना होगा यहाँ पे जीरो होगा। अगर ये सब कुछ जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि A + B + C का मान कितना होगा यहाँ पे जीरो होगा, और इसका मान भी कितना होगा A² + B² प्लस का C² माइनस का AB माइनस का BC माइनस का CA, इसका मान भी कितना होगा जीरो होगा, ठीक है। बात करें स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स की यहाँ पे, जैसे इसका मान होता है बेसिकली x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x होता है इस पर, ठीक है। इसका कोई याद रखना है इस प्रकार, ठीक है। और अगर मतलब x की y की बगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस, ये सब सेम रहेगा, बस आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, x + y + z आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात यहाँ बनेगा x माइनस का y, y माइनस का z एंड z माइनस का x बन जाएगा यहाँ पे। यहाँ बन जाएगा आपके x y प्लस का y z प्लस का z बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें इसकी ABC BCA CAB इस प्रकार, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है बेसिकली A³ प्लस का B³ प्लस का C³ बनेगा माइनस का 3 ABC बनेगा, ठीक है। बट आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि अगर मैंने इसका सॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा देखो A आएगा, और फिर अंदर क्या बनेगा बेसिकली, अंदर बनेगा CB माइनस का इसका बनेगा, ठीक है। मतलब CB माइनस का A इसका बनेगा, मतलब बेसिकली ABC माइनस A³ समथिंग कुछ बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका जो कुछ ही बनेगा ना, उसके अंदर आपका जो ABC है ना, वो में से कितना आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ABC नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव कर दें यहाँ पे बस। तो इसका आंसर आपको याद रखना बेसिकली हमेशा माइनस का A³ प्लस का B³ एंड प्लस का C³ माइनस का 3 ABC होता है, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पे। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके जो कांस्टेंट है वो सब क्या जीरो है। कहने का मतलब क्या है कि D1 D2 D3 सबके मान क्या क्या जीरो आ गए इस प्रकार, ठीक है। और बात करें यहाँ पे वैल्यूज ऑफ P फॉर द इक्वेशन के अनंत हल होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, अनंत की बात करते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ नॉन ट्रिवियल, ठीक है। देखो इसका मतलब अनंत ही होता है, ठीक है। नॉन ट्रिवियल मतलब 0,0 को छोड़ के, मतलब बाकी सब अनंत होंगे यहाँ पे। और ये क्या नॉन जीरो, इसका मतलब ही अनंत हल ही होता है इस पर, ये मतलब तीनों सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अनंत हल के लिए मुझे डी का मान जीरो प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो डी का मान कितना आ रहा है मेरा बेसिकली, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे P+1 है, यहाँ पे 3 है, और P है यहाँ पे, यहाँ 3 है, यहाँ पर P है, यहाँ पर P+1 है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे P+1 है, और यहाँ पे कितना 3 है इस प्रकार, ठीक है। ध्यान दीजिए ये आपका ABC है, ठीक है। ये BCA है और ये CAB है, ठीक है। मतलब A का मान कितना है बेसिकली P+1 है, B का मान कितना है यहाँ पे 3 है, और C का मान कितना है यहाँ पे P है इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे तो इसका मान कितना होगा ABC BCA CAB का मान कितना होता है बेसिकली, तो मैंने पढ़ा था बेसिकली A³ प्लस का B³ प्लस का C³ माइनस का 3ABC होता है इस प्रकार, ठीक है। और D का मान कितना मुझे जीरो करना मुझे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे बेसिकली A³ प्लस B³ प्लस C³ का जो मान कितना आ रहा है 3ABC आ रहा है, ठीक है। और मैंने ऐसा कहा था अगर कोई ऐसी कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब क्या होता है कि A प्लस B प्लस C का मान जीरो होता है, ठीक है। तो A का मान कितना है यहाँ पे P+1 प्लस B का मान कितना है यहाँ पे
3 और सी का मान कितना है यहाँ पे, सी का मान कितना है पी इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, तो पी प्लस पी और ये बनेगा 2p प्लस का 4 इज इक्वल 0 बनेगा, मतलब पी का मान कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इन्फिनिट सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर डी का मान, D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान आपको निकाल सकते हो, अगर मैं निकालूंगा तो फालतू टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो D1 D2 D3 का मान पहले निकाले मैंने यहाँ पे। जैसे मैं बात करूँ यूनिक सोल्यूशन की, तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिक यूनिक का सोल्यूशन ये रहा बेसिकली, और इसका मतलब होता है D इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब क्या, मतलब P का मान 2 नहीं होना चाहिए और Q का जो मान 3 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार। ठीक है, आई बात समझ में, तो पहले हो जाएगा बेसिक P का मान 2 नहीं होना चाहिए और Q का मान 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो D का मान 0 हो जाएगा बेसिक। यहाँ पे बात करें 2 की, यहाँ पर क्या नो सोल्यूशन, इस प्रकार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब क्या, मतलब D का मान 0 होना चाहिए बेसिकली, बट D1 D2 D3 इनमें से किसी एक का आपको नॉन जीरो प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब देखो D का मान 0 कब होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा P इज इक्वल टू 2 पे और Q इज इक्वल 3 पे। ठीक है, मतलब P बराबर 2 पे और Q 3 पे, D का मान 0 आएगा। ठीक है, बट अगर बात करें P बराबर 2 की बात करें, ठीक है, अगर P का मान 2 हो गया तो D1 का मान कितना आएगा बेसिकली, D1 का मान कितना आएगा यहाँ पे 0 आएगा, D2 का मान तो ऑलरेडी 0 यहाँ पे, और D3 का मान कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 0 आएगा। मतलब अगर आपने P का मान 2 लिया ना, तो D1 D2 ये सब के मान 0 आ जाएंगे और सब के मान 0 आ गए तो बेसिकली आपके क्या मिलेंगे, अनहल मिल जाएंगे आपको, ये आपको नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, बात करें Q इज इक्वल 3 की, तो 3 पे आप देख पा रहे हैं, तो D1 का जो मान है बेसिकली वो 0 नहीं आएगा यहाँ पे, D2 का मान तो यहाँ पे कितना है 0 है, और D3 का मान भी कितना आएगा 0 नहीं आएगा, इस प्रकार। ठीक है, मतलब अगर Q इज इक्वल 3 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, इस प्रकार। ठीक है, बात करें अनंत हल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D का मान 0 चाहिए मुझे यहाँ पे, और D1 D2 एंड D3 सबके मान क्या चाहिए मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लो P का जो मान मैं 2 लूँ यहाँ पे, तो P का मान 2 लिया मैंने, तो D का मान 0, D1 0, D2 0, D3 इस प्रकार। ठीक है, तो P2 सही है, और Q का मान 3 लूँ यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है, इस प्रकार। ठीक है, तो आप P इज टू ले लें यहाँ पे, खत्म प्रश्न यहाँ पे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बेसिकली ये कह रहा है कि हैज़ नो सोल्यूशन, इसका मतलब इसी होता है कि आपका D का मान 0 होना चाहिए और आप D1 D2 D3 ठीक है किसी भी एक को नॉन जीरो प्रूफ कर दो, खत्म काम। ठीक है, तो D का मान 0 कब होगा बेसिकली, तो K इज इक्वल -2 के लिए और K इज इक्वल 1 के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, D का मान कितना होगा बेसिक यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अगर मान लो मैंने K का मान मान लो 1 लिया इस प्रकार। ठीक है, अगर मैंने K का मान 1 लिया तो D1 कितना हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये तो मेरा काम करना यहाँ पे, मैंने K का जो मान है -2 लिया। ठीक है, -2 लिया मैंने, तो D1 का मान कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब मैंने प्रूफ कर दिया, मतलब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया कि K इज इक्वल -2 के लिए मेरा D का मान कितना यहाँ पे 0 है, और K इज इक्वल टू -2 के लिए D1 का मान नॉट इक्वल 0 है। मतलब मुझे किसी एक को प्रूफ करना था कि नॉट इक्वल 0, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरा आंसर क्या बनेगा, K इज इक्वल टू -2 बन जाएगा। ठीक है, आपको फालतू में D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर आपने पहले ही प्रूफ कर दिया नॉट इक्वल 0 तो बस काम खत्म हो गया। यहाँ पे ये बोलेगा अल्फा बीटा गामा विद द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन है बीसी, और इसके अल्फा बीटा गामा रूट्स हैं इस प्रकार। ठीक है, और ए बी से रियल नंबर यहाँ पे, और ए बी का मान 0 नहीं इस प्रकार, मतलब ये और ये कभी 0 नहीं होगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पर आपसे बोला गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ना बेसिक यू वी डब्ल्यू के अंदर इस प्रकार। ठीक है, मतलब आपका जो एक्स वाई जेड यहाँ पे नहीं, वो आपका यू वी डब्ल्यू इस प्रकार। ठीक है, तो यू है वी है एंड डब्ल्यू इस प्रकार। ठीक है, और ये बोला कि हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, 0,0 को छोड़ के बाकी सारे हल, मतलब क्या अनंत हल इस प्रकार। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है अनंत होते हैं बेसिकली, और अनंत कब होते हैं, जब आपके D का मान 0 हो जाए बेसिकली, और D1 D2 D3 इन सब के मान भी क्या हो जाए यहाँ पे 0 हो जाए। ठीक है, अगर आप ध्यान दें ये सब क्या है यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 0 ही है इस प्रकार। ठीक है, तो बस मुझे D का मान 0 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अल्फा बीटा गामा लगा दूँ, यहाँ बीटा गामा अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे गामा अल्फा बीटा हो जाएगा, और इसका मान 0 प्रूफ करना है। ठीक है, और इसका आंसर कितना था, वो था माइनस का अल्फ़ा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब प्लस का गामा क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा गामा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा इस पर। ठीक है, तो मुझे इस पूरी इक्वेशन का मान निकालना है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन दे रही है किस प्रकार की, और मुझे बेसिकली यहाँ पे इस प्रकार दे रखा है यहाँ पे, तो मुझे बताइए इस इक्वेशन का मतलब ऐसे ये होता है कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है यहाँ पे, तो वो आएगा -1 के बराबर आएगा बेसिक यहाँ पे, ये बेसिक प्लस है प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा मान कितना आएगा बेसिक आएगा, प्लस का बी आएगा, और अल्फा बीटा गामा का मान कितना आएगा यहाँ पे सी आएगा इस प्रकार। ठीक है, अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, वो होता है अल्फा क्यूब प्लस का बीटा क्यूब प्लस का गामा क्यूब माइनस इन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल होता है बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का गामा गुणा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा बीटा माइनस का बीटा गामा माइनस का गामा अल्फ़ा होता है इस प्रकार। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिकली इसका मान कितना है यहाँ पे, वो है -a के बराबर इस प्रकार। ठीक है, माइनस का a इस प्रकार। ठीक है, और बात करें यहाँ पे
इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालते हैं साइड में जाके, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। इसका मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का होता है बेसिकली 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा होता है इस पर, ठीक है। तो अगर मैं इसका मान निकालूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मान कितना है, इसका मान आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा माइनस प्लस का गामा अल्फा, ठीक है। और इस मान में यहाँ चिपका दो इस प्रकार, ठीक है। आपके पास यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 2 अल्फा बीटा है यहाँ पे, और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब माइनस का 3 अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो इसका जो मान है ना बेसिकली बन जाएगा आपके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर और माइनस का बनेगा 3 अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा इज इक्वल टू 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं कि माइनस का ए लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लिखा बेसिकली आपके अल्फा बीटा गामा, ठीक है, मतलब माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ए से बनेगा यहाँ पे माइनस का 3 इंटू इसका मान कितना है बी है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इज इक्वल 0 यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ए गुणा ए इसके मान 3 बी का मान कितना है यहाँ पे 0 बन रहा है, ठीक है। आपसे बोला गया था कि ए और बी के जो मान है 0 नहीं है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ए का मान 0 नहीं होगा यहाँ पे, ए का मान 0 नहीं यहाँ पे, तो इसका मान 0 होगा यहाँ पे, मतलब ए इसके मान 3 बी कितना होगा यहाँ पे 0 होगा। और आपसे बोला गया प्रश्न के अंदर आपने ये निकाल दिया कि ए इसके मान 3 बी का मान कितना 0 आएगा बेसिकली, और आपसे बोला कि ए इसके बी का मान निकालना है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बी और ए इसके बटे बी का मान कितना आएगा यहाँ पे 3 आएगा, बस खत्म प्रश्न, ठीक है। 3 इज योर राइट आंसर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका सिस्टम क्या है बेसिस उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका मतलब आपके अनंत हल है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। नॉन ट्रिवियल मतलब क्या होता है, मतलब 0,0 को छोड़ के बाकी सारे मतलब अनंत हल यहाँ पे, मतलब क्या डी का मान 0 चाहिए यहाँ पे, D1 0 चाहिए यहाँ पे, D2 0 चाहिए मुझे यहाँ पे और D3 0 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। अब ये क्या, ये तो सब 0 यहाँ पे, इसका मतलब क्या, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 0 है, तो डी को 0 कर दो फटाफट। और डी को जो 0 करूँ कैसे करूँ यहाँ पे 4 2 म्यू से और लैम्डा 1 2 से और 2 1 3 से इसको सॉल्व करना। आपके डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा लैम्डा प्लस का 2 और म्यू माइनस का 6 आएगा, ठीक है। और डी का मान 0 करने क्या चाहिए आपको, लैम्डा का माइनस का 2 चाहिए और म्यू का मान कितना चाहिए यहाँ पे 6 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है यहाँ पे, तो आपका म्यू 6 कहाँ पर यहाँ पे, ये रहा म्यू 6 ये रहा, और माइनस 2 यहाँ पर कहीं पे गया, कहीं पर भी नहीं है, तो ये सही है बिल्कुल। यहाँ पे ये बोला कि म्यू 6 होना चाहिए यहाँ पे, और लैम्डा मान कुछ भी हो, ठीक है। अगर म्यू का मान 6 है, मान डी का मान ये रहा, और मान लैम्डा का मान कुछ भी हो, कुछ भी मतलब मान लो 5 हो, ठीक है, तो 5 प्लस का 2 ले लो यहाँ पे, और म्यू का मान 6 है यहाँ पे, ठीक है। 6 - 6 मतलब इसका मान 0 ही आ रहा है, मतलब क्या, मतलब सही आ रहा है, बट ए इज राइट आंसर, ठीक है। खत्म। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सिस्टम है तो इन्फिनिटी माइनस सोल्यूशन इस प्रकार, ठीक है। देन आपको के निकालना है, ठीक है। तो इस इन्फिनिटी कब होता है, जब आपका डी 0 हो जाए यहाँ पे, D1 0 हो जाए आपका, D2 0 हो जाए आपका एंड D3 का मान भी 0 हो जाए इस प्रकार, ठीक है। तो D1 D2 से मैंने निकाल लिया यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी का मान 0 यहाँ पे, D1 0 है और D2 0 के लिए आपको के का मान 21 चाहिए यहाँ पे, और D3 का मान 0 चाहिए, आप लोग के का मान 21 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो आप कहाँ से क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू 21 बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप खुद निकालना घर पर, ठीक है। इसको अब बात करें यहाँ पे आपको सिस्टम इक्वेशन यहाँ पे दे रही है इस प्रकार, ठीक है। तो डी का मान निकाले मैंने, D1 निकाले, D2 निकाले, D3 निकाले इस प्रकार। ये बोला कि नो सोल्यूशन, ऐसी बात नहीं है। अगर डी का मान माइनस का भी आ रहा है, मतलब डी इज नॉट इक्वल 0 आ रहा है, मतलब क्या, मतलब आपके होगा यूनिक सोल्यूशन बनेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। यूनिक की बात करूँ यहाँ पे, एक तो ये रहा, ये तो गलत हो गया, और ये भी होगा इस प्रकार, और ये गलत हो गया इस पर, ठीक है। अब यूनिक की बात कर रहा है, अभी कह रहे हैं कि हैज़ सोल्यूशन, मतलब इसका सोल्यूशन है अल्फा बीटा गामा, मतलब आपको एक्स और वाई और जेड के मान आपको दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं यहाँ पे, और कुछ ऐसा को दे रखा, ठीक है। तो आप एक्स और जेड के मान निकालो, ठीक है। एक्स का मान कितना आएगा, D1/D माइनस बी, मतलब 0 आ जाएगा। x 0 आ गया बेसिकली, x 0 मतलब बेसिकली आपका अल्फा 0 आ गया, ठीक है। बात करें बीटा की, बीटा कितना है यहाँ पे D2/D, मतलब माइनस का 20 बटा माइनस का 20, ठीक है, मतलब 1। तो मतलब बीटा y से 1 आ गया, और गामा मतलब z है, तो मतलब कितना आएगा, z का मतलब dt/d होता है, मतलब माइनस का 40 बटा कितना भैया D1D माइनस 20 आएगा, ठीक है। तो ठीक है 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझसे कह रहा है कि मतलब अल्फ़ा स्क्वायर कितना है 0 प्लस बीटा स्क्वायर कितना है बेसिकली 1 प्लस गामा क्यू मतलब 8 इज इक्वल 12 आएगा। तो ये तो इसके इक्वल बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे, इसका मतलब आपका सी जो है गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ओनली बी इज राइट आंसर, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं।